हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मनी एंड बैंकिंग जिनके पास भी सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट को। तो सब्जेक्ट सेम है, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट या फिर मनी एंड बैंकिंग, जिसको हम इस सीरीज से डिस्कस करने वाले हैं। और ये होगी इस सीरीज की और लेसन नंबर 1 की पहली वीडियो, जहां पे हम ये समझेंगे कि इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सी डिस्कस करनी है आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 हमारे पास यूनिट नंबर 1 में क्या है, मनी क्या होता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मनी, रोकड़ा रुपया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और ये हमारी कैसे हेल्प करता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मनी। हमें समझना पड़ेगा मनी का कंसेप्ट। अगर मैं आपको मनी का कंसेप्ट समझाने चाहूँ तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मनी की ना हर एक टाइम पे अलग अलग प्रकार रही है या फिर अलग अलग तरीके से हम देखते हैं मनी को। जब मैं बात करता हूँ आज के टाइम की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की, तो आजकल हम डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले जाएंगे, है ना, कोविड-19 से पहले तो हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे वहां पे करेंसी या फिर कॉइन्स, है ना, वो सब यूज करते थे उस टाइम पे, नोट वगैरह। थोड़ा सा अगर हम और पास्ट में जाए, थोड़ा सा और पीछे जाए, जब राजा महाराजा का टाइम था उस टाइम पे वो होते थे सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के, यानी मेटल कॉइन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो मेटल के सिक्के उस टाइम पे होते थे। अगर हम उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाए तो सबसे बेकार सिस्टम था उस टाइम पे, जिसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। यानी कि एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मनी की अलग अलग फॉर्म में सबसे घटिया फॉर्म रही है बार्टर सिस्टम के अंदर। क्योंकि बार्टर सिस्टम का मतलब पता है क्या था, कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे लोग कोई भी ट्रेड करने के लिए आपस में गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, और जिसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी जिसको हम डिस्कस करने भी वाले हैं। और उसी की वजह से मनी की खोज की गई। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत बार्टर सिस्टम की क्या थी, कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए। अब बात है भैया, इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं है, मैं एक फार्मर हूं और मुझे चावल उगाने हैं, ठीक है, मुझे चावल चाहिए, गेहूं है और चावल उगाने के लिए चावल तो चाहिए। तो मेरे पास गेहूं है, मेरे को चावल चाहिए। अब मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उसे गेहूं की जरूरत भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो मुझसे गेहूं लेगा और मैं उससे चावल ले पाऊंगा, है ना। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जब हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। और वहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि आपको हमेशा एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए और उसको वो चीज चाहिए जो आपके पास है, वरना हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से मनी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन आज का दौर क्या है, आजकल अगर हमारे पास पैसा है, हमें कोई भी गुड्स खरीदने हैं, हमें कोई भी सर्विस खरीदनी है, हम मार्केट में जाते हैं, खरीद के ले आते हैं। यानी कि मनी ने हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम सोल्व कर दिया। वो क्या, बाय करना और सेल करना, वो काफी इजी कर दिया। तो इसलिए हम मनी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर मैं मनी को डिफाइन करूं तो मनी क्या है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि सबसे प्राइमरी काम जो है पैसे का, वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करना गुड्स को और सर्विसेज को इजी कर दिया मनी ने। अब किसी भी गुड्स की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करो। आपके पास पैसा है, आपको जो उनसे गुड्स खरीदने हैं, जो इन सर्विस खरीदनी है, हम उस जगह पे जाएंगे और उस गुड्स को या फिर वहां की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं।
तो ये तो होगा पहला कंसेप्ट और पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मनी। तो हमने मनी को समझा सबसे पहले, बाकी तो ये और बात करेंगे। मनी सिर्फ इतना ही नहीं है, मनी और भी बहुत बड़े लेवल पे है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मनी। हमें मनी के फंक्शन समझने पड़ेंगे, जिसको हम आज की वीडियो में बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करने वाले हैं कि मनी को हम किस किस तरीके से प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हमें देखना पड़ेगा कि मनी सप्लाई मेजरमेंट किस तरीके से की जाती है, यानी कि मनी सप्लाई की मेजरमेंट किस प्रकार से की जाती है। अब कईयों को मनी सप्लाई का मतलब भी नहीं पता होगा। अरे मार्केट में हमेशा एक मनी की सप्लाई होती है ना, आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द पैसा घूम रहा होता है, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, मनी की सप्लाई बोलते हैं। तो मनी की सप्लाई कम होगी तब भी इकोनॉमी में दिक्कतें आएंगी, और मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई तब भी इकोनॉमी में दिक्कतें आएंगी। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम मनी सप्लाई को मेजर करना सीखने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, एनालाइज द मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। हमें फिर वो मेथड भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मनी सप्लाई को कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एग्जामिन थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन, और फिर हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये बने हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने होंगे। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बार्टर सिस्टम को। तो बार्टर सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिस्टम था, जहां पे हम हमेशा गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हुए आए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो कि भाई किसी के पास गधा हो, चलो हमने और एग्जांपल की बहुत बात कर ली, मान लो किसी के पास गधा हो। अब किसी के पास गधा है भाई की, मान थोड़ा और से समझते हैं इस चीज को। मान लो एक राम नाम का पर्सन है, ठीक है, राम नाम तो थोड़ा है ना, ठीक है, या फिर कोई भी नाम ले लो, आपका जो मन करे, ABCD जो मर्जी नाम ले लो, ठीक है। हमने कोई ए नाम ले लिया यहाँ पे एक पर्सन का। अब जो ये ए पर्सन है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास है एक गधा, है ना, डोंकी है भाई के पास, ठीक है। अब इसको जरूरत किसकी है, इसकी हो गई शादी, है ना, मतलब शादी होने वाली है, इसका हो गया रिश्ता पक्का, ठीक है। अब भाई बोला यार मैं गधे को यूज करके कैसे जाऊंगा शादी करने के लिए, हमें तो घोड़े की जरूरत पड़ेगी, घोड़े की छोड़ो घोड़े की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो भाई बोला कि भाई मैं किसी पर्सन को ढूंढता हूँ जिसके पास क्या हो, घोड़ा हो, ठीक है। कैसा लगेगा ना। अब भाई के पास गधा है, गधे के ऊपर गधा ही जा रहा है शादी करने के लिए, तो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो भाई बोल रहा है कि नहीं, इससे काम तो नहीं चलने वाला मेरा, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे को कोई ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, घोड़ा हो, ठीक है, ताकि जिसके ऊपर मैं बैठ के शादी के लिए जा पाऊँ, ठीक है। तो भाई ने देखा कि बी के पास है, तो भाई गया बी के पास, ठीक है। पर इस बी ने बोला कि भाई तेरे पास क्या है, तो उसने बोला मेरे पास तो गधा है। अब जब तक बी को गधे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बी भाई घोड़ा क्यों बेचेगा, है ना। तो बी बोला अरे ये भी इसके जैसे ही नमूना, इसको बोला मेरे को तो गधे की जरूरत है सही में, तो बस मेरे को तो काम करवाना है अपना। तो ए ने बोला ठीक है भाई तू मेरा गधा ले जा, मैं तेरा घोड़ा ले लेता हूँ, मेरा भी काम भी हो गया तेरा काम भी हो गया। इसी को बोलते थे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको बार्टर सिस्टम का इंट्रो तो समझ में आ चुका है। तो बार्टर सिस्टम देखो ये रहा, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ऑफ ट्रेड, किस चीज का, ट्रेड का, वेयर गुड्स वर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली, जहां पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं किससे, अदर गुड्स, दूसरे गुड्स से, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना मनी को यूज किए हुए, एज एन इंटरमीडियरी, मतलब हम मनी को यहाँ पे एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते हैं। In this type of economy known as a barter CC economy, मतलब इसको बोलते हैं commodity economy, commodity for commodity, कि हम commodity के बदले commodity ही एक्सचेंज करने वाले हैं, ऐसी इकोनॉमी। पीपल ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली, और जहाँ पे लोग जो हैं वो गुड्स को और सर्विस को डायरेक्टली ट्रेड करते थे। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी, अब वो डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहली लिमिटेशन और सबसे बड़ी लिमिटेशन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बात भी है इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी ट्रांजेक्शन को देखो, इसके पास क्या था, ए के पास था डोंकी, बी के पास क्या था, हॉर्स, है ना। अगर मान लो कि भाई ए को, ठीक है,
हॉर्स तो चाहिए, वो बी के पास गया, अगर बी को डोंकी नीचे होता तो क्या वो ट्रांजैक्शन पूरी करता? बिल्कुल नहीं करता। वो बोलता भाई तेरे पास जो चीज़ है उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो हमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जो इसको चाहिए वो इसके पास होना चाहिए, ठीक है, और जो इसके पास है उसकी जरूरत इसको हो, ताकि दोनों आपस में अपने गुड्स को और अपनी सर्विस को एक्सचेंज कर पाए। तो ये बहुत जरूरी एक पॉइंट था। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब आप एक ऐसा पर्सन ढूंढते रहो, ठीक है, नहीं मिलेगा तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो पहली दिक्कत और सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का लैक होने का मतलब क्या है कि भाई कॉमन वैल्यू नहीं है ना कोई भी। अब आजकल क्या होता है, कुछ चीजें सस्ती हैं, कुछ चीजें महंगी है, हमने हर एक गुड्स को, हर एक सर्विसेज को पैसे से डिसाइड कर रखा है, यानी कि प्राइस की फॉर्म में डिटरमाइन कर रखा है। तो हमें पता है कि भाई हमें कौन सी चीजें कंज्यूम करनी है, यानी कि पैसे की वैल्यू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक गुड्स की, हर एक सर्विस की वर्थ को, कीमत को जानते हैं। लेकिन क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल है क्या? अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू? क्योंकि अब अगर मान लो कि भाई ये हॉर्स वाला, हॉर्स क्या बोले कि भाई मेरे पास तो, अभी क्या बोले भाई मेरे पास तो जो हॉर्स है वो महंगा है, तेरा गधा तो बेकार है, और अगर तेरे को ऐसे गधे मेरे को देने हैं तो तेरे को 2 गधे देने पड़ेंगे तभी मैं तेरे को अपना एक हॉर्स दूंगा, है ना। या फिर हम अगर पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करें जहां पे गेहूं के बदले चावल को एक्सचेंज किया गया था, तो वहां पे जिसके पास चावल है तो वो ये तो बोल सकता है ना कि भाई एक काम करो, मैं तो भाई चावल महंगे हैं, मेरे तो बासमती के चावल हैं, आपको गेहूं 2 किलो देने होंगे तभी मैं चावल 1 किलो दूंगा। तो भाई कॉमन मेजर वैल्यू तो है ही नहीं। तो कई बार इस चीज की वजह से ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते थे या फिर इनएफिशिएंसी आ जाती थी ट्रेड के अंदर। तो ये भी एक पॉइंट नुकसान हुआ, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। तीसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लो कोई एक किसान है, उसके पास सिर्फ गेहूं है, तो उसे क्या जब भी कोई गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदनी होगी तो क्या वो गेहूं को स्टोर करके रखे? हमेशा एक बड़ा सा गोदाम बनाया जहाँ गेहूं रखा हो, और कुछ भी खरीद जरूरत पड़े 2 किलो गेहूं लेके निकल के झोले में डाल के। कितना मुश्किल है ना। आजकल देखो कितना आसान है, पैसा लिया, ठीक है भाई, पैसे को लेके चले गए, मार्केट में गए, पैसे को होल्ड करना भी ईजी है, पैसे को संभालना भी आसान है, यानी कि स्टोर वैल्यू है पैसे की, हम उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब यूं नहीं कि गेहूं की तरह, अब गेहूं रखेंगे तो भाई उस गेहूं को रखने की कॉस्ट भी आएगी, रेंट भी आ सकता है गोडाउन वगैरह का, पर क्या पैसे रखने कोई रेंट जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। बैंक में सेफ रखे हुए हैं, ठीक है, फिर घर में कैश रखा हुआ है इजीली, और आराम से कहीं पे लेके गए और कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीद ली। लेकिन ये चीज यहाँ पे मुश्किल थी, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट को स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और बार बार फिर ट्रांजेक्शन के लिए यूज करें तो ये और भी दिक्कत, ये और भी बड़ी दिक्कत थी। या फिर कई बार ये भी होता था कि भाई अनाज को रख तो लिया, अब कई बार कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, उस मान लो गोडाउन में कुछ आग वाग ही लग गई, मतलब 1000 तरीके थे उस चीज के नुकसान होने के। हाँ, कुछ तरीकों में पैसे भी नुकसान होते हैं, उसमें पैसे चोरी हो जाए, ठीक है, पर फिर भी अनाज वगैरह से पैसे को सेफ रखना ज्यादा आसान है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, 4th पॉइंट में, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। भाई वैल्यू ट्रांसफर करना कितना मुश्किल है। अगर मान लो किसी को हमें उधार देना हो, ठीक है, या फिर किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, तो भाई हम उसको गेहूं देंगे। अब उसने हमारा कोई भी काम किया, गेहूं दे दिया जाके 4 किलो 5 किलो, गेहूं दे दिया 50 किलो, किसी और ने कोई और काम किया तो उसको चावल दे दिया कुछ, ठीक है, तो कितना मुश्किल होता है ट्रांसफर करना। और क्या उसको जरूरत ही ना हो उस चीज की। पैसे को तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भाई आपके पास जिस अमाउंट का नोट है आप उतने वर्थ की कोई भी चीज बाय कर सकते हो, है ना, उतने वर्थ की या फिर उससे कम की। तो ये चीज तो पैसे के साथ है। लेकिन भाई मान लो आप गुड्स के बदले किसी को गुड्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो वैल्यू, तो क्या पता उसको उस चीज की नीड ही ना हो, मना कर दे लेने से, या फिर लेबल उसके किसी काम की ना हो। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं जो ये जो बार्टर सिस्टम सोल्व नहीं कर पाता। उसमें से एक पॉइंट ये भी था, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि किसी भी तरह की पेमेंट अगर फ्यूचर में करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। अब उस गेहूं को बचा के रखिए फ्यूचर के लिए कि भाई फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन करवाना है, किसी की पढ़ाई पे खर्चा होगा, उसको फ्यूचर तो बचा के रखें उस पैसे को कि भाई फ्यूचर में ये पैसा मेरे को काम आएगा, मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता हूँ, किसी की शादी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी तरह का खर्चा अगर फ्यूचर में करना है उसके लिए उस चीज को बचा के रखूँ। और क्या पता उसमें कीड़े लग जाए, खराब हो जाए वो, है ना। तो यही बोलते हैं यहाँ पे कि भाई बार्टर सिस्टम में ये चीज मुश्किल थी कि डेफर्ड पेमेंट किस प्रकार से होगी। तो ये 5 जो पॉइंट है क्या बने, लिमिटेशंस। ये शायद दिख नहीं रहा होगा लास्ट पॉइंट यही था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो आगे भी आएगा। देखो ये रहा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये वाला पॉइंट, ये भी
ठीक है। बाकी मैं आखिरी में कैमरा नीचे करके दिखा दूंगा आप लोगों को, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ मनी। अब मनी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो भाई हम सब जानते हैं कि मनी को कोई भी मना नहीं कर सकता गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, कि अगर आपको कोई गुड्स खरीदने हैं तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो भाई हम इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। लोग करेंगे एक्सेप्ट कि भाई आप जहाँ भी नोट लेके जाओ लोगों को वो नोट लेना पड़ेगा। अगर आपको बस वो नोट जो है वो सही हालत में होना चाहिए, ये नहीं कि 2 टुकड़े कर दिए तब देने चले गए कि भाई से 2 नोट लेने से मना कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में नोट हो तो वो पर्सन आपको उतने वर्थ की गुड और सर्विस जरूर सेल करेगा। और नोट जो है वो बहुत जल्दी कोई भी मना नहीं करता जब तक वो रनिंग स्टेटस में है। हाँ, अब ऐसा हो गया कि भाई अभी हमने वो देखा था इंडिया के अंदर मोनेटाइजेशन, आप लेके चले गए पुराना 500 का नोट, पुराना 1000 का नोट, तो भाई वो मार्केट में नहीं चलाया जा सकता, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उसे बैन बंद कर दिया है, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो कंसेप्ट ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो मनी एज समथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर थिंग्स, ठीक है, जहाँ पे हम जो है मनी को इजीली एक्सेप्ट करते हैं किसी भी पेमेंट को लेके, किसी भी चीज़ की पेमेंट को लेके। वी बाय, चाहे हम बाय करें एज अ वे टू पे बैक, या फिर हमें अगर वापस भी करना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट वी, मतलब चाहे हमें बाय करना हो, चाहे हमें सेल करना हो, चाहे हमें किसी चीज़ की पेमेंट करनी हो, चाहे वो भले ही कोई गुड्स हो, सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे हमें किसी को उधार देना हो, चाहे हमें किसी से उधार लेना हो, हम हर फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स करेंसी, इसके अंदर करेंसी भी आती है, लाइक पेपर एंड कॉइन्स, पेपर भी और कॉइन्स भी, है ना। पेपर और कॉइन दोनों जो है वो करेंसी का पार्ट माना जाता है। इकोनॉमिस्ट डोंट जस्ट कंसीडर करेंसी एज अ मनी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सिर्फ करेंसी, सिर्फ मनी को ही करेंसी नहीं मानते। दे ऑल्सो इंक्लूड लाइक चेक, चेक भी कितनी करेंसी होती है, और डिमांड डिपॉजिट। उम्मीद है आप सब लोगों ने चेक वर्ड जरूर सुना होगा। देखो चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे को बैंक के चक्कर लगाने पड़े या फिर कैश निकलवाना पड़े, फिर किसी पर्सन को पेमेंट करूं। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि भाई ये रहा मेरे अकाउंट का चेक, आप इसे बैंक में डिपॉजिट करके पैसे निकलवा सकते हो, है ना। तो एक तरह से ये भी क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट ही तो हो गया जिसको मैं ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। यानी कि आजकल पैसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेपर मनी कॉइन्स, आजकल आप देखोगे तो आजकल हम बहुत सी चीजों में डील करते हैं, है ना। अब तो हम डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं, अब तो हम जनरली नोट को यूज करते थे, क्यूआर स्कैन किया पेमेंट हो गई, है ना, यूपीआई नंबर डाला पेमेंट हो गई। तो और भी तरीके आ चुके हैं पेमेंट को करने के, सिर्फ हम पेपर को और कॉइन्स को ही करेंसी नहीं बोलेंगे। और कभी भी वेल्थ को भी हम सिर्फ पेपर करेंसी और कॉइन से नहीं काउंट करते। अभी थोड़ी ना कोई अमीर है तो उसके पास ज्यादा पेपर मनी मिलेगी, ज्यादा करेंसी मिलेगी। भाई वेल्थ का मतलब और भी चीजें होती हैं कि उसके पास रियल एस्टेट में कितनी एसेट्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, अदर चीजें भी देखी जाती है। क्योंकि कोई भी पर्सन बैंक में बहुत कम अमाउंट रखता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन मार्केट हो सकता है। तो बहुत सी जगह लोग जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस पैसे को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं वेल्थ में कैलकुलेट की जाती हैं, वेल्थ के अंदर आती हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि किसी पर्सन के पास करेंसी ज्यादा है तो ज्यादा अमीर है, किसी के पास करेंसी कम है तो कम अमीर है, क्योंकि वहां पे हम बात करते हैं सीधा किसकी, वेल्थ की, उसने कितनी एसेट्स जनरेट कर रखी हैं। और कैश भी और जो करेंसी है वो भी एसेट का सिर्फ एक पार्ट ही माना जाता है। तो ये तो हमने बात की कंसेप्ट ऑफ मनी की कि मनी होती क्या है। बाकी मैं बता ही चुका हूं कि मनी को हम सीधी सी बात, एक बात हमारे खत्म कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसे इसलिए यूज करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदनी हो तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे। देखो अभी ये रहा, यहाँ पे पॉइंट भी है। पहला पॉइंट क्या आता है, प्राइमरी फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम इसको ले जाके कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस आराम से बेच या खरीद सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट,
हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड का और सर्विस का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जब बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है, तो हम पर्टिकुलर कोई भी यूनिट नहीं जानते थे जिसके जरिए हम दोनों को अच्छे से मेजर कर पाए, लेकिन पैसे के फॉर्म में हम जानते हैं। अब देखा होगा आपने, हर चीज, जो भी चीज हम, जो भी गुड्स, जो भी सर्विस हम इंजॉय करते हैं, ज्यादातर हम उसे प्राइस की फॉर्म में देख सकते हैं और हमें पता होता है कि हम उसके बदले में कितना प्राइस चार्ज, हमें इससे कितना प्राइस लिया जाएगा या फिर हमें कितना प्राइस पे करना है, तो इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इजी घर में जितना मर्जी कैश रख सकते हो, वैसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स का छापा जब मर्जी पड़ सकता है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया। जैसे अनाज को रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन पैसे रखना इतना मुश्किल होता नहीं है, पैसे को हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट हम कहीं पे भी लेके आराम से जा सकते हैं। अब वही देखो, अनाज में अगर हम कहीं पे एक कट्टा अनाज ले जाएं, उसके बदले में कुछ भी ना मिले बार्टर सिस्टम के अंदर, लेकिन वहीं पर अगर हम एक कट्टे में पैसे भर के ले जाएं, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए, डिपेंड करता है नोट किस वैल्यू का है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मिल गई। इसके बाद बी पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई अगर मुझे कोई पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो उसके लिए मैं अपने पैसे को आराम से इन्वेस्ट करके छोड़ सकता हूँ कि भाई जब वो जरूरत पड़ेगी तब मैं उस पैसे को वहां से निकाल के क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। इनकी डेफर्ड पेमेंट में हम इजीली मनी की हेल्प ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, मतलब फ्यूचर में जिस भी तरह के एक्सपेंस हो या फिर अगर मुझे आज लोन लेना है तो मैं लोन ले सकता हूँ और बाद में आराम से उसकी किस्तें भर सकता हूँ, है ना, पैसे की फॉर्म में वापस कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी तरह की अगर मुझे लोन चाहिए या फिर फ्यूचर पेमेंट करनी है तो मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें किसी को कुछ पैसे उधार देने ही है, चाहे गिफ्ट करना है कुछ अमाउंट, जैसे आजकल आपने देखा होगा अगर रिश्तेदार जाते हैं तो भाई वो कुछ नोट थमा के चले जाते हैं, है ना, जिसे मम्मी मना करती है स्टार्टिंग में तो कि बेटा बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मेहमान घर के बाहर गए तो मम्मी क्या बोलती है, अरे अब क्या करोगे इतने बड़े नोट का, है ना, क्या करेगा, गुम हो जाएंगे तेरे से। तो वही सेम चीज़ है कि भाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हम मनी की फॉर्म में ईजिली कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा होगा ना, आजकल बच्चे भी चालाक हो गए हैं, बच्चों को पता है पेरेंट्स को यूपीआई पेमेंट यूज़ करना नहीं आता, तो हम एक काम करते हैं, हम रिलेटिव्स को बोलते हैं कि आप ना क्यूआर पेमेंट कर देना, है ना, कि ताकि पेरेंट्स हमारे उस पैसे को यूज ही ना कर पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। फिर हमारे पास जो तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या आता है वो आता है कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन मतलब क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। हम उधार पे पैसा घुमा सकते हैं इजीली, क्योंकि हम सब जानते हैं पैसे को लेके ही जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है सिर्फ हमारे पैसों से। और उसका एक तरीका बहुत आसान है कि बैंक जो है ना एक रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15% रेट चल रहा है इस टाइम पे, कि जो भी पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया, सपोज करो 1 लाख रुपए जमा करवाए तो 15,000 रुपए तो बैंक अपने पास रखेगा, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े, जिसी पर्सन को कभी भी जरूरत पड़े वो डिमांड करे अपने पैसों की तो उसे पैसा मिल जाए। क्योंकि बैंक को ही पता होता है कि भाई सारे पर्सन एक ही टाइम पे अपना सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे, तो जिनको जरूरत है हम उनको दे देंगे। उसके लिए वो रिजर्व मेंटेन करते हैं, मान लेते हैं 15% का, और बाकी पैसा जो बच गया 85,000 रुपए उसे लोन पे दे देते हैं जिसको जरूरत है। फिर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट का हिस्सा हमें मिल जाता है, क्योंकि आपने सबको पता है कि बैंक वाले कितना इंटरेस्ट लेते हैं, 20%, 22%, 24%, और क्रेडिट कार्ड हो तो 30%, 40%, 45%, ऐसे से भी लोन का इंटरेस्ट लेती है। लेकिन सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2%, 3%, है ना, वो भी एनुअली बता रहा हूँ मैं। तो उस सबको पता है क्या नुकसान होता है, ठीक है, हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। यानी कि अगर एक पर्सन अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करता है ना, तब वो जाके इन्फ्लेशन को बीट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो हर साल 6 से 8% से बढ़ जाती है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट। इसके बाद जो बी पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि जो वेल्थ है उसको हम मनी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि भाई किसके पास इनकम बहुत कम है, किसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, किसके पास वेल्थ बहुत कम है, किसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम जो है मनी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। आज हमने देखा होगा पर कैपिटा, जीडीपी, सब कुछ हम मनी की फॉर्म में ही निकालते हैं।
उम्मीद है आपको मनी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आने वाली वीडियोस में उन क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत रहेगी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।